हम सभी आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। साथियों, इससे फर्स्ट क्लास में हम लोग इन 10वीं की सभी केमिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग बारी बारी से समझे थे। इसमें हमको 5 चैप्टर पढ़ना होता है और पांचों चैप्टर को बारे में क्या क्या सब पढ़ना है हमने पहली कक्षा में देख चुके हैं। अब हम पहला चैप्टर को बारी बारी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। साथियों, क्या है चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साथियों, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साथियों, कैसे? अगर आप कोई पदार्थ अकेले हो या एक से ज़्यादा हो, वो आपस में मिल करके या जुल करके या कुछ भी करके नया गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। नया लक्षण वाला, जो पहले लक्षण वाला था उससे नया लक्षण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लेते ए नाम का कोई चीज़ है, वह आपस में टूट करके बी और सी बनाता है तो इनसे अलग लक्षण होगा, इनसे अलग। अच्छा, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें साथियों, हम ए प्लस बी नाम का व्यक्ति है और ये आपस में मिल करके सी बनाता है तो यहाँ 2 था, एक पदार्थ का निर्माण बनाया क्या? तो इस तरह से हमें जो नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साथियों, जैसे एग्जाम्पल में देते हैं पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा साथियों, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। इसका सूत्र होगा KClO3 और ये आपस में टूट करके क्या बनाता है? KCl और ऑक्सीजन। तो आपको हम बताते हैं साथियों, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 आपस में टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, CO2 C प्लस O क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, यहाँ भाषा में लिख दिए हैं साथियों, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन साथियों यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया में साथियों 2 भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में कितना पार्ट होते हैं? एक देखिएगा बाएं साइड, यहाँ देखना होगा आपको, यहाँ देख सकते हैं साथियों। इस साइड वाला देखिए और इस साइड वाला देखिए। बायां साइड वाला ये वाला पदार्थ और ये दाहिनी साइड। तो बायां साइड वाला जो भी होगा वह अभिकारक होगा और दाहिनी साइड वाला जो होगा वह प्रतिफल होगा। साथियों, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या सब पढ़ना होगा? 2 भाग, एक अभिकारक एक प्रतिफल। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल को साथियों क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ कौन है? तो यहाँ जैसे हम बताते हैं साथियों, यहाँ पोटेशियम क्लोरेट ये भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है साथियों, अब इसे तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। तीर का चिन्ह है तो इस साइड लिखा जाएगा।
बाईं साइड। अच्छा, प्रतिफल किसे कहते हैं साथियों? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, इनके फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। जैसे इसे है ना रासायनिक अभिक्रिया के तीर के चिन्ह के कौन साइड लिखा जाता है? दाईं ओर, इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, इसको तीर के चिन्ह के दाईं साइड। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे H और Cl, H से हाइड्रोजन और Cl का क्लोरीन, और दोनों मिल करके क्या बनाया? HCl। यहाँ पर देखने वाली बात है साथियों, ये दोनों क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? प्रतिफल है। आगे ऊपर की अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, और HCl प्रतिफल है। HCl क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल का दूसरा नाम साथियों हम उत्पाद भी कहते हैं। प्रतिफल का दूसरा नाम क्या कहते हैं? उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी कहते हैं जो नया। साथियों एक बात हमें यहाँ सीखना है, अब रासायनिक अभिक्रिया का फायदा क्या है, विशेषता क्या है साथियों? तो रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता यहाँ पर साथियों, यहाँ पर विशेषता कई सारा है साथियों। जैसे गैस की उत्पत्ति, पहला है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब हम गैस की उत्पत्ति कैसे होता है साथियों, तो हम लोग पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति होती है। एक लाइन है, गैस की उत्पत्ति कैसे होता है? अब देखिए, एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट ले करके उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति, कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, इसको बारी बारी से हम समझते हैं। पहले इसको बाद में समझेंगे साथियों, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है साथियों, रासायनिक अभिक्रिया करता है कैसे, काम कैसे करता है, पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। पहले गैस की उत्पत्ति, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई ना कोई गैस उत्पन्न करती है। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक शक्तिशाली है और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो यहाँ जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस को यहाँ बाहर में होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से दूसरा जो हम लोग का विशेषता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है साथियों। अवक्षेप अगर कहें ना तो समझ जाइएगा, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, और जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाए, लिक्विड है और इससे अलग हो जाए, अपक्षेप के जैसे यानी अलग हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अलग हो जाता है, उसे अपक्षेप कहलाता है। और जैसे NaCl और AgNO3, अगर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में देखते हैं साथियों कि सिल्वर को हटा करके यहाँ सोडियम आ जाता है, और यह बना देता है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। और ये जो है ना साथियों, हम फिर से बोलते हैं, ये क्या है साथियों, यहाँ हम समझाते हैं। ये जो AgCl है साथियों, ये समझ लीजिए, ये आपको अवक्षेप है। तो यह विलयन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जब हम नमक को और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड जल ही के रूप में रहता है, लिक्विड के ही फॉर्म में, और ये उसके ऊपर में तैरता है। कौन? तो सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर Ag का मतलब चांदी साथियों, Ag मतलब चांदी। और Ag का क्या कहते हैं? Ag का परमाणु संख्या कितना होता है साथियों? तो हमें लगता है Ag का 47 होगा। अब साथियों आगे हम बढ़ते हैं, रंग में परिवर्तन। तो कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वह रंग में परिवर्तन कर लेता है। जैसे हम बताते हैं, एक पदार्थ है पोटासियम परमैंगनेट। क्या है साथियों? पोटासियम परमैंगनेट। और इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग। अगर परीक्षा में पूछेगा साथियों कि पूछा जाएगा कि पोटासियम परमैंगनेट का विलयन पोटासियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी रंग होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग। लेकिन उसमें नींबू का रस मिला दें
तो उसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। यहाँ दूसरा सवाल भी बनता है साथियों कि पोटासियम परमैंगनेट में क्या मिलाने पर उनका रंग खत्म हो जाता है, अर्थात वह बैंगनी से रंगहीन हो जाता है। तो आंसर होगा नींबू। और अगर हम ये भी पूछेंगे कि पोटासियम परमैंगनेट में नींबू मिलाने पर वह कैसा रंग हो जाता है, ऑप्शन में दे देगा बैंगनी, गुलाबी, रंगहीन। तो आप क्या बोलिएगा, रंगहीन। आंसर क्या मारिएगा, रंगहीन में। अच्छा, अब चौथा जो पॉइंट है साथियों, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है साथियों जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन अर्थात टेम्परेचर में। अब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है साथियों ताप में। तो ताप आपको दो तरह से दिख सकता है, एक जब गर्म होगा, एक क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। तो गर्म कहने का मतलब कि जिसमें हीट बढ़े, गर्मी बढ़े, और है ना जब है ना ठंडा हो तो मतलब टेम्परेचर घटे। तो उष्मा यहाँ ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा उष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक साथियों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता, मतलब वृद्धि होता है। पहले नॉर्मल था और नॉर्मल से क्या हो गया, ये जैसे CaCO3 क्या था, ये ठंडा महसूस होगा, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, यानी पहले नॉर्मल था और नॉर्मल से इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस उष्मा, यहाँ उष्मा का वृद्धि होगा। साथियों उष्माक्षेपी अभिक्रिया को दिखाने के लिए कहीं अगर रिएक्शन में आपको रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको, आप तो यहाँ समीकरण यहाँ लिख करके बता रहे हैं, यहाँ तो छू करके आपको तो एहसास होगा नहीं कि हम छुएंगे तो गर्म हो रहा है। यहाँ तो आपको कापी पर बताना होता है कि साथियों कि कहाँ यहाँ गर्म रिएक्शन कराए तो गर्म होगा या ठंडा होगा। जब गर्म होगा तो इसको प्रतिफल में प्लस उष्मा सेट करना है। क्या सेट करना है साथियों, प्लस उष्मा। किसमें, प्रतिफल में। उष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर पूछा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में को दर्शाने के लिए हमको प्लस उष्मा कहाँ लगाना है, तो प्रतिफल में। कहाँ लगाना है, प्रतिफल में। और अब हम देखते हैं साथियों उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया साथियों, उष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, अर्थात उष्मा लगाना पड़ता है, उष्मा लगाना पड़ता है। अर्थात अगर और उष्मा रिएक्शन जो बनता है वहाँ पर साथियों इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसमें अगर हम प्रतिफल में माइनस उष्मा लगाएंगे, नहीं तो इसको हम लोग H2+I2 और प्लस उष्मा हम लोग प्रतिफल में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं साथियों, प्रतिफल में। तो बनेगा 2HI, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ ये दोनों रिएक्शन हम यहाँ अभिकारक में, तो यहाँ बनने के बाद ये जो वस्तु होगा, ये जो 2HI, ये ठंडक महसूस होना चाहिए। तो यहाँ उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। या तो प्रतिफल में माइनस उष्मा लगाइए, या तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक में प्लस उष्मा सेट कर दीजिए। अब अवस्था में परिवर्तन, पहला और जो पाँचवा गुण है रासायनिक अभिक्रिया का, तो वह पाँचवा गुण क्या है साथियों, समझिएगा कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होती है। जैसे जब मोमबत्ती को जलाते हैं, कुछ भाग क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ भाग द्रव से क्या बन जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। और तब हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होती है। आप अगर मोमबत्ती जलते हुए देखते होंगे साथियों, क्या जलते हुए, मोमबत्ती जलते हुए देखते होंगे, तो आपको ये गलता होगा, ये वाला भाग
गलता होगा, मोम गलता होगा, और जो गलता है तो ठोस से द्रव्य बनना, और उसके ऊपर में देखिएगा तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी का अंश होगा इस साइड में, तो समझिएगा वह गैस से ठोस अति द्रव्य से गैस में भी परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था और द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। साथियों, इतना दूर आप समझने के बाद हम एक बात तो और पूछना का चाहते हैं, अभिक्रिया करती है तो करती है कैसे? हम बोले थे अभिक्रिया कैसे करती है, अभिक्रिया करने की क्रिया विधि कैसी है, काम कैसे करता है, तो हम उसको जानने के लिए फिर से हम पीछे जाएंगे और उस बात को हम यहाँ दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि। जब वो यहाँ बउआ अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अभिकारक के अणु यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, CO2। तो यहाँ पर कार्बन का अणु इस अभिकारक का अणु किसका साथियों, अभिकारक का अणु टूट करके परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों टूट जाएगा पहले, और टूट करके पहले परमाणु बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी का अणु है, ऑक्सीजन अणु है, और ये टूट करके क्या बनेगा, और परमाणु बनेगा। और यह फिर से ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों टूट करके जो पुनः यह संगठित हो जाएगा, फिर एक दूसरे से यह क्या होगा, संगठित हो करके प्रतिफल बनाना चाहेगा, प्रतिफल के अणु बनाएंगे, और प्रतिफल के अणु बनाएंगे तो इस प्रक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणुओं के बीच में बंधन भी टूट जाती है। क्या हो जाती है, जैसे अभिकारक का जो भी बंधन था, जैसे यहाँ डबल बंधन था, तो ये बंधन भी टूट जाएगा, फिर इसे नया प्रतिफल के लिए नया बंधन बनाएगा, नया प्रतिफल के लिए नया बंधन बनाएगा। साथियों, हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते चलिए। NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएगा, क्या बनाएगा, तो हम बताते हैं। ये सोडियम जो करेगा क्या, ये सिल्वर को रिमूव कर देगा, तो बन जाएगा NaNO3, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, NaNO3, और यहाँ पर हो जाएगा AgCl, और ये बनेगा अवक्षेप। तो यहाँ पर साथियों ये जो है अभिकारक है, अभिकारक अब का जो अणु है ये अभी अणु के रूप में है। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक भी है और इनको अणु के रूप में देखा जाएगा। अणु, ये दोनों अणु क्या करेंगे, टूट करके पहले परमाणु बनेंगे। परमाणु मतलब सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बनेंगे, और इन टूटने का और फिर से ये संगठित हो जाएगा, पूर्ण संगठित हो करके क्या बनेगा, प्रतिफल के अणु बनाएगा। और ऐसा करने के बाद यानी इनके जो ये टूटता है अभिकारक, इनके बीच बंधन भी टूट जाता है। ये कोई न कोई बल से तो बंधा होगा अभिकारक, तो ये इनका बंधन भी टूट जाता है, और बंधन जब टूट जाता है तो फिर जो प्रतिफल बनता है इनसे इन प्रतिफल में फिर से नया बंधन बनाता है। ऐसा ही क्रियाविधि है, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। साथियों, अभी जो आप पढ़ रहे थे वह क्या पढ़ रहे थे, अभिक्रिया। अब वही अभिक्रिया को वह भाषा में लिखेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को जब हम सूत्र की सहायता से, संकेत की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसकी सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेत या सूत्रों में
व्यक्त कर दें, संकेत एवं सूत्रों में व्यक्त कर दें, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही बात को हम कार्बन की जगह C लिख दें, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दें और बन जाएगा क्या साथियों, CO2। इन जो ये है संकेत किसका, कार्बन का, ये क्या है सूत्र ऑक्साइड का, ये क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। इसको जब हम संकेत एवं सूत्र में लिख देते हैं, यही क्या कहलाता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, संतुलित किसको कहते हैं, असंतुलित किसे कहते हैं। साथियों जब रासायनिक समीकरण के अभिकारक, मतलब ये साइड वाला, तीर के बाईं साइड वाला, और प्रतिफल दोनों के में उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणुओं संख्या क्या हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, जब रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, वहाँ बराबर हो, संतुलित में बराबर हो, असंतुलित में बराबर नहीं हो, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो बराबर तो हुआ नहीं। अगर इसको हम संतुलित करें तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4, मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 गो हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमको क्या है, ऑक्सीजन 2 है, तो अगर इसके आगे हम 2 दे देते हैं तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ ये 2 को फिर इस ऑक्सीजन से गुना करिए तो आपको ऑक्सीजन भी क्या गो हो जाएगा, 2 गो। तो ये सूत्र आपको संतुलित होगा, जबकि इसको हम मिटा दें तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित। आपको इसकी पूर्ण जानकारी हम देंगे अगले वीडियो में, है ना। संतुलित और असंतुलित कैसे किया जाता है, आप सर्च करिएगा, संतुलित और असंतुलित समीकरण कैसे किया जाता है। अब देखिए साथियों, जो संतुलित होगा उसको तो संतुलित करना नहीं होगा, जो समीकरण पहले से संतुलित होगा तो उनको संतुलित करने की आवश्यकता है नहीं। जो असंतुलित होगा उन्हीं को हम लोग संतुलित करते हैं। इनकी जानकारी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देंगे। अब हमको आगे बढ़ना है साथियों, क्योंकि हमको इस चैप्टर को आज ख़त्म करना है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। जब हम रासायनिक समीकरण साथियों लिखते हैं, हम भाषा नहीं लिखते हैं, भाषा नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं साथियों, भाषा की कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाता है। तो ये भाषा की जगह हम संकेत एवं सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हमें क्या क्या बात की जानकारी मिलती है उनको देखना है साथियों। चलिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। पहला देखिए साथियों, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सा पदार्थ रहते हैं और अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, इनकी जानकारी मिल जाती है। साथियों कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ बन रहा है, इनकी तो जानकारी मिल जाती है। साथियों रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के संकेत एवं सूत्रों की पता चल जाता है। साथियों अब हम इसमें तो हमको संकेत एवं सूत्र की जानकारी तो मिलबे करेगा, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी। किसका, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी। साथियों किसका, यहाँ पर अभिकारक का भी और प्रतिफल। कहीं कहीं अभिकारक को तीर के चिन्ह के बाईं साइड रहता है साथियों, तीर के चिन्ह के बाईं साइड अभिकारक। साथियों क्या रहता है, तीर के चिन्ह के बाईं साइड
अभिकारक और तीर के दाहिना साइड प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल को कहीं कहीं हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। तो इनके संकेत एवं सूत्रों की पता हम लोग को किससे मिलता है? रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है, सॉरी रासायनिक समीकरण से मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में के अभिकारक एवं उत्पादों को संकेत एवं सूत्र का पता हमको किससे मिलती है? रासायनिक समीकरण से मिलती है। किससे मिलती है? रासायनिक समीकरण से। साथियों, अब रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणु एवं अणु की संख्या का पता चलता है। अब रासायनिक समीकरण में सूत्र तो पता चल ही जाएगा, संकेत भी मालूम होगा, लेकिन उसमें क्या गो अणु लग रहा है, कितना अणु उसमें समीकरण में भाग ले रहा है, इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। चलिए साथियों, एक बात यहाँ छूट रहा है, इससे पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए था रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम तो हम लोग जानते हैं, अभिकारक को तीर के चिन्ह के बाईं साइड और है ना प्रतिफल को तीर के चिन्ह के दाहिनी ओर और लिखते हैं। साथियों क्या लिखते हैं ये याद रखना है, हम इसको है ना फिर से बता देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है साथियों, हम फिर से बताते हैं। ये बहुत ही छोटा व्यय है कि जब एक पदार्थ रहेगा, जब अभिकारक में दो पदार्थ मिलेगा, तो मान लीजिए ए नाम का और बी नाम का पदार्थ है, तो अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं और है ना उसको हम दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीर के चिन्ह से अभिकारक को अलग करते हैं और नया जो पदार्थ बनता है, मान लीजिए दो पदार्थ बनता है, एक सी एक डी, तो सी और डी के बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। यही है लिखने का तरीका। अब रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या हुआ है अभी तक, तो उनको हम जानते हैं साथियों। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना क्या होता है? आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। हम किसी बात को भाषा में लिखें, आप ही सोचिए साथियों, हम बोलेंगे कि भाषा में बोलेंगे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में मिलाते हैं तो साथियों, तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। ऐसी बात को हम लोग क्या कर दें, संकेत में लिख दें, तो देखिए कितना आसान होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? NaNO3 प्लस, साथियों प्लस क्या बने मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, जगह नहीं है तो यहाँ पर ये Na यहाँ से रिमूव हो गया तो बचा क्या? AgCl मतलब सोडियम। वही बात हम भाषा में बोले, यही बात संकेत में सूत्र में पता। एक फ़ायदा यहाँ यही हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी को हिंदी नहीं आता है तो अब हमको हिंदी तो सीखना पड़ेगा उसके लिए। अगर किसी को इंग्लिश है, लेकिन संकेत एवं सूत्र का हर जगह एक ही मान्य है कि यह इंटरनेशनली इस सही है। इनको इंटरनेशनली मतलब भारत का भी यानी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करेगा, उनको भी समझ में आएगा, और फ्रांस अमेरिका का साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च करेगा तो उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह सर्वमान्य है। और अगला जो बात है साथियों, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल क्या है साथियों? प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों में द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है साथियों। गणना क्या कर सकती है? ठीक की जा सकती है। अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड कितना चाहिए और सिल्वर नाइट्रेट कितना चाहिए, किसको बनाने में? हमको सोडियम नाइट्रेट बनाने में और है ना सिल्वर क्लोराइड बनाने में हमको कितना नमक और कितना सिल्वर क्लोराइड चाहिए, इनकी जानकारी हमें ठीक पता चल जाता है। साथियों एक फ़ायदा ये है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत सूत्र के संकेतों का उपयोग होता है, अतः
अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है। जब एक ही प्रकार के संकेत एवं सूत्र, क्योंकि हर जगह का भाषा अलग हो सकता है, लेकिन संकेत एवं सूत्र एक जगह नहीं, एक जगह सेम ही रहेगा। इसीलिए हर वैज्ञानिक को किसी ना, मान लीजिए इंडिया का साइंटिस्ट का सूत्र और है ना किसी, मान लीजिए, और अमेरिका का केमिकल इक्वेशन, रासायनिक सूत्र, दोनों को समझ में आसानी से आ जाएगा। अब आगे जो पढ़ते हैं साथियों, हमारा जो है रासायनिक समीकरण के सीमा अथवा दोष। साथियों एक बात यही है कि रासायनिक समीकरण में कुछ न कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं? उन खामियों को देखिए कि अगर रासायनिक समीकरण से पढ़ लेने से पूरा केमिस्ट्री समझ में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम उनको संभव बना सकते हैं। उनको कुछ न कुछ है ना उपयोग में, दैनिक जीवन में उसका कुछ न कुछ तोड़ निकाल सकते हैं। तो पहले इसका क्या देख लीजिए, इनका कुछ न कुछ खामियां देखिए। खामियां क्या है? जब रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता है कि प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था क्या है, अर्थात वह भौतिक अवस्था में वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इनकी बातें नहीं पता चलता है, ना अभिकारक में ना प्रतिफल में। तो एक समस्या ये है कि अभिकारक, प्रतिफल, ठोस है कि द्रव है या गैस है, इनकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं होती है, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरी जो है साथियों, रासायनिक समीकरण से यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण, अर्थात ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया शुरू किए थे उस समय हम बताए थे कि ऊष्माक्षेपी है ना और ऊष्माशोषी के बारे में, तो यह जानकारी नहीं मिलता है। कहाँ सर? तो ये आपको समीकरण में एक दूसरा खामियां है, परीक्षा में पूछा जाएगा साथियों कि रासायनिक समीकरण की खामियों को लिखे 2 नंबर, तो आपको लिखना है या इसमें से 2 बात लिख दीजिए। रासायनिक समीकरण से यह नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया किन किन दशा में हो रही है, किन किन दशा में हो रही है, अर्थात दाब के दशा मतलब यहाँ दिशा नहीं, दशा में हो रही है, अर्थात दाब या ताप या उत्प्रेरक की प्रभाव से। दाब मतलब प्रेशर दे करके हम उसको रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे चावल बनाना होता है तो चावल हम क्या करते हैं, कुकर में दे देते हैं तो चावल तुरंत सिज जाता है, तुरंत बन जाता है। इसका मतलब वहाँ दाब से हम करें। कुछ जगह क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता है तो उसको गर्म करते हैं टेम्परेचर दे करके, ये पता नहीं चलता। कुछ जगह रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जैसे दूध को हमको फाड़ना है तो वहाँ क्या दे देते हैं, जल्दी से फाड़ने के लिए नींबू दे देते हैं। तो यहाँ नींबू क्या करता है, रिएक्शन को, ऐसे भी फटेगा दूध लेकिन उसको 12 से 15 घंटा बाहर में गर्मी में छोड़ना पड़ता है तो दूध अपने फट जाता है साथियों। लेकिन जब हम दूध को जल्दी से उसको फाड़ना हो मिठाई बनाने के लिए तो उसमें नींबू डाल देने के बाद क्या होता है, दूध जल्दी से रिएक्शन करके वह ख़राब हो जाता है, फट जाता है। यहाँ क्या होता है साथियों, यहाँ हमारा कौन काम करता है, उत्प्रेरक। कौन काम करता है साथियों, उत्प्रेरक। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया वेग के संदर्भ में हो रही है या विस्फोट के साथ। कुछ रिएक्शन जैसे बम तो साथियों बम में भी रासायनिक भी अभिक्रिया होता है, जब वह रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर विस्फोट होगा। और कुछ में गति होता है तो अभिक्रिया वेग के संदर्भ में हो रही है या विस्फोट, ये हमको समीकरण से जानकारी नहीं मिलती है साथियों, समीकरण से जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण से साथियों यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हो रही हैं और प्रतिफल की कितनी मात्रा का निर्माण हो रहा। अब समीकरण से हमें यह भी जानकारी नहीं होता है कि कितना हम खर्च किए और कितना हमें नया पदार्थ बना, इनकी जानकारी नहीं हो पाती है। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, इन 5 समस्या का हम समाधान करेंगे। इन साथियों जब हम रासायनिक समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए इन दोषों को अगर दूर कर देते हैं, इन सीमा को अथवा इनको दोष को दूर कर देते हैं तो रासायनिक समीकरण की क्या हो जाएगी, यानी इज्जत बढ़ जाएगा। इज्जत बढ़ जाएगा मतलब इनकी भाव
ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये आपका क्या है, समीकरण है, और इसी को हम भाषा में बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये अभिक्रिया हुआ, भाषा वाला अभिक्रिया। इसी को जब सूत्र और संकेत के माध्यम से व्यक्त किए हैं तो यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा, समीकरण। अब हम पहला जो हमको था कि कौन ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इनकी बात नहीं पता चलता है। इनकी हम जानकारी को क्या करें, हम इनको दूर करेंगे। तो अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी संकेत या सूत्रों के आगे कोष्ठ में अगर हम ठोस, द्रव और गैस में कोई भी रहे तो ठोस के लिए S और द्रव के लिए L और गैस के लिए G हम लिखते हैं। और यदि जलीय विलयन है तो AQ क्या लिखेंगे साथियों, AQ एक्वस क्या लिख देंगे, AQ, AG नहीं AQ क्या लिखेंगे साथियों, AQ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है साथियों, क्या है, ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। तो ठोस है तो इसके आगे S लगा दिए, और इससे जो गर्म करने पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये क्या बना साथियों, ये आपका ठोस बना, और ये CO2 क्या बना, गैस, तो G दे दिए। ZnS जिंक। अब जिंक में क्या है साथियों, यहाँ पर जिंक ठोस है तो S लगल है। H2SO4 क्या है साथियों, ये एक जलीय विलयन है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, AQ क्या लगा देंगे, AQ। तो हमको यहाँ, अब यहाँ जो ZnSO4 बना ये जलीय विलयन बना, और H2 क्या है, गैस है। तो ये एक हमको समस्या का समाधान कर लिए। अगर उष्मा छेपी हो और उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी देना हो तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, हम लोग को करना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी हम लोग क्या करते हैं, प्लस उष्मा से देते हैं। क्या देते हैं साथियों, प्लस उष्मा से देते हैं, प्लस उष्मा से। जैसे उष्मा छेपी के लिए साथियों समीकरण के दाईं ओर उष्मा छेपी के लिए जब गर्म बनेगा, कोई पदार्थ बनेगा या है ना, जब रिएक्शन करेगा तो उसके साथ साथ गर्मी भी उत्पन्न होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उनको प्लस उष्मा के साथ लिखते हैं। प्रतिफल में प्लस लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, प्रतिफल में प्लस उष्मा लगाते हैं साथियों। और उष्मा शोषी अर्थात कोई पदार्थ बनता है तो वहाँ ठंड, पदार्थ बनने के बाद वह ठंडक महसूस होती है, तो अभिकारक में, कहाँ, अभिकारक में प्लस उष्मा लगाते हैं, अर्थात तीर के बाईं ओर प्लस उष्मा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बाईं ओर। तो उष्मा छेपी में प्लस उष्मा दाईं ओर, और उष्मा शोषी में बाईं ओर, उष्मा शोषी में बाईं ओर। अच्छा, गैस की उत्सर्जन साथियों, जब गैस की उत्सर्जन होता है तो एक जगह हम जी भी लगाते थे, उससे ऊपर हम बताए, लेकिन कभी कभी जी लिखने में हमको समस्या होती है क्योंकि ये शब्द ही अक्षर है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह उनका भी समस्या के तौर पर हम लोग तीर के चिन्ह ऊपर की ओर लगा दिया जाए तो यह समस्या भी दूर हो जाता है। जैसे जिंक और H2SO4 को यहाँ रिमूव कर देता है इसको, तो यहाँ जिंक सल्फाइड बन जाता है और यहाँ पर H2 गैस बाहर हो जाता है। इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों, तीर का चिन्ह, ठीक है। और ऊपर की ओर, किसकी ओर साथियों, ऊपर की ओर। अब चौथा जो है जानकारी है अवक्षेप बनने की। अवक्षेप बनने की अर्थात ठोस बनने। अवक्षेप बने तो अवक्षेप क्या है, एक प्रकार का ठोस है, तो ठोस की जानकारी हम S से देते हैं। क्या से देते थे, S से। लेकिन इस यहाँ पर अगर S से हमको यहाँ सल्फर अगर पता चले तो ये समस्या हो जाएगा, तो इसको जगह हम लोग तीर के चिन्ह नीचे को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, तीर के चिन्ह नीचे की ओर कर दिया जाता है, तीर के चिन्ह नीचे। जैसे AgNO3 प्लस HCl दोनों जब रिएक्शन करके क्या बनाता है, AgCl प्लस HNO3, तो AgCl हमारा क्या हो जाएगा, अवक्षेप, तो अवक्षेप नीचे की ओर होगा। अभिक्रिया में शर्त की जानकारी। अब अभिक्रिया ताप के प्रभाव से हो रहा है कि दाब के प्रभाव से हो रहा है, या सांद्रण के, या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट, मतलब कोई काम
कैटेलिस्ट मतलब दलाल के बिना होता नहीं। कैटेलिस्ट उत्प्रेरक मतलब जैसे नींबू बताए थे, उत्प्रेरक कोई रिएक्शन ऐसा होता है बिना दलाल के, बिना कोई बाहरी चीज़ के दबाव से, बिना चुगली का वो होबे रिएक्शन करबे नहीं करेगा। तो उसको रिएक्शन के लिए जैसे हम दूध फाड़ने के लिए नींबू देते हैं, और सारा शब्द है। तो इसकी जानकारी समीकरण के तीर के चिन्ह, जैसे तीर का चिन्ह लिखते हैं ना, अगर दाब से हो रहा था दाब देंगे, अगर क्या कहते हैं, अगर उत्प्रेरक के प्रभाव से हो रहा था यहाँ उत्प्रेरक लिख देंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में जो तीर का चिन्ह है, अगर ताप से है तो ताप लिख दीजिए, अगर दाब है से हो रहा तो दाब लिख दीजिए, उत्प्रेरक के प्रभाव से हो रहा तो उत्प्रेरक लिख दीजिए। अभिक्रिया में उत्कर्मणीयता की जानकारी, अर्थात अभिक्रिया में उत्कर्मीय तीर के चिन्ह विपरीत दिशा कर देते हैं। जैसे एक तीर का चिन्ह ऐसे और एक तीर का चिन्ह ऐसे कर देते हैं, इससे उत्कर्मणीयता की जानकारी होती है। उत्कर्मणीयता साथियों किसे कहते हैं? उत्कर्मणीयता, उत्कर्मणीय किसे कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ अभिकारक से प्रतिफल बनता है और प्रतिफल से फिर वो पुनः अभिकारक बन जाए तो हम क्या कहते हैं? उसे उत्कर्मणीय कहते हैं। और जो नहीं बने उसे अनुत्कर्मणीय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्राइड और 3H2 यानी हाइड्रोजन, ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनाएगा, लेकिन फिर अमोनिया को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं उत्कर्मणीय। और अगर ऐसा नहीं हो तो उसे कहते हैं अनुत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय। समझ में आ गया होगा साथियों। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के उनके प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जैसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है वन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया अर्थात उभय विस्थापन, उभय मतलब डबल, द्वि, इसका दूसरा नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, चौथा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सातवां है उदासीकरण, और आठवां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और नौवां है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो हम बारी बारी से इन सभी अभिक्रिया को जानेंगे साथियों। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया साथियों अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन। तो हम लोग वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे साथी? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या जुड़ करके, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़ करके एक या सिर्फ क्या गो पदार्थ, एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। परीक्षा में पूछा जाएगा कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो आप जवाब दीजिएगा संयोजन अभिक्रिया, दे देगा इस तरह का उदाहरण, और पूछा जाएगा कौन सा अभिक्रिया है तो आप जवाब क्या दीजिएगा? संयोजन अभिक्रिया या तो संश्लेषण अभिक्रिया। दोनों का नाम क्या है? सेम है। अब साथियों दूसरा हम रिएक्शन का प्रकार पढ़ रहे हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले तो रहेगा अकेले, लेकिन आपस में टूट करके, बिखर करके, कुछ भी करके एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का एक से अधिक बनेगा और नया लक्षण होना चाहिए। लक्षण कैसा होना चाहिए? नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा, तभी तो अभिक्रिया कहलाएगा। और अभिक्रियाओं में कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं, है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये अपघटित होकर के क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है अकेले और टूट करके बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कितना पदार्थ बना आप देख सकते हैं साथियों, दो पदार्थ बना था, एक बना क्या गो? दो गो। कितना बना था एक और बना
दो एक से ज़्यादा। तो अगर यहाँ देखिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड क्लोरो ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड। यहाँ देखिए 2 पदार्थ बना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं साथियों तीसरा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया समझिएगा साथियों, रोक रोक करके जरूर देखिएगा। कुछ धातुओं के ऑक्साइड एवं क्लोराइड से हो करके जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किससे, ऑक्साइड एवं क्लोराइड। ऑक्साइड एवं क्लोराइड 2 बात बता रहे हैं, ऑक्साइड एवं क्लोराइड कितना बात बता रहे हैं। और किसका ऑक्साइड, धातु का, मेटल का, किसका, मेटल के ऑक्साइड, जैसे जायरेनो, ये जिंक धातु है। जैसे आपको हम बताते हैं जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यह मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो एल्युमिनियम AlO, ये सब एल्युमिनियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। किसका है साथियों, धातु के ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। और क्लोराइड से, धातु के ऑक्साइड एवं क्लोराइड से, जैसे आपको बता देते हैं सोडियम धातु है, इसमें क्लोराइड लग गया तो धातु का क्लोराइड। पोटासियम धातु है तो उसमें Cl लग जाए तो इसका क्लोराइड। तो या तो ऑक्साइड या तो क्लोराइड, किसका, धातु का। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपघटित होकर के धातु कैथोड पर, धातु कहाँ चल जाएगा, 2 तरह के होता है इसमें डायोड, एक कैथोड एक एनोड। तो धातु यहाँ कैथोड पर और धातु एनोड पर, ANOD एनोड, कैथोड, धातु कल प्लस एनोड माइनस। तो साथियों धातु कहाँ, कैथोड पर और धातु एनोड पर, और कैथोड पर और धातु एनोड पर मुक्त होता है। धातु कहाँ चल जाता है, कैथोड पर। और जो ये ऑक्सीजन है और या क्लोरीन है वो कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है, जिसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लियो सोडियम क्लोराइड, ये धातु का क्लोराइड है, धातु सोडियम Na सोडियम है, Cl क्या है, क्लोराइड है, ये धातु का क्या है, क्लोराइड है। और इसको विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, तीर के चिन्ह पर लिख दो विद्युत धारा, क्योंकि किन दशा से हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यह 2Na कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, और क्लोराइड कहाँ मिलेगा, एनोड पर। इसी तरह से जल में को हम कहीं पास करेंगे तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। अब साथियों हम क्या पढ़ेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया याद करिएगा साथियों, ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसे कैसे परिभाषित करें, तो नाम से ही स्पष्ट है, एकल। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, कहाँ, यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु से विस्थापित कर दिया जाए। पहले कोई यौगिक है, मान लो ये यौगिक है, और यहाँ पर एक परमाणु या दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह से उस यौगिक में उपस्थित परमाणु को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, रिमूव क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। किसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो इसको क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, ऐसा तब होगा जब इस यौगिक में जो धातु है या जो परमाणु है, जिससे हटाएंगे उससे वह परमाणु शक्तिशाली होगा। अगर कॉपर यहाँ कमज़ोर होगा, यहाँ लोहा शक्तिशाली है, इसीलिए यहाँ पर फेरस लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके फेरस सल्फेट बना देता है और ये कॉपर हट जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालने पर क्या बन जाता है, यहाँ कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, और यहाँ यह काम एगो करता है, तो इसीलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर Cu+2AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर को रखेंगे तो यहाँ कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा शक्तिशाली कॉपर है और कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली लोहा है।
और यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस हट जाएगा। तो यहाँ आपने समझे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब समझिए उभय विस्थापन अभिक्रिया। यह बहुत सिंपल है साथियों, बहुत सिंपल। उभय वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस Cl माइनस, Ag सिल्वर पर प्लस चार्ज, NO3 पर माइनस चार्ज। देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला एक जगह कर लीजिए, और यहाँ पर ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो यहाँ क्लोरीन और सिल्वर AgCl बन जाएगा, और ये NaNO3 बनेगा। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन डालने पर क्या बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो जाएगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला के साथ आ जाएगा, ये है ना प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आ जाएगा। मतलब यहाँ NaNO3 के पास और ये Cl Ag के पास, तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और NaNO3, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो आपको याद रहना चाहिए सोडियम क्लोराइड नमक, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। साथियों यहाँ पर Cu प्लस 2 AgNO3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको रखेगा, इसको अलग रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या साथियों, अब क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया साथियों क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस के रूप में कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन करा रहे होते हैं, और रिएक्शन कराते समय अगर हम जल से ठोस निकल जाए, उस विलयन से ठोस निकल जाए, तो समझ जाइए वो कोई सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसे NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इस तरह से नज़रिया बदले साथियों। जब AgNO3 यह एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन वहाँ नज़रिया चेंज करिए साथियों, यहाँ आयन का आदान प्रदान हो भी करेगा, वो एक नज़रिया अलग है यहाँ। लेकिन यहाँ पर AgCl अवक्षेप के रूप में निकलता है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। लेकिन साथियों एक बात बताएंगे, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा रंग होगा, तो याद रखिएगा इस सफ़ेद रंग का, कौन रंग होगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप निकलेगा। यहाँ इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनता है, तो उस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, तो बोलिएगा सफ़ेद। क्या बोलिएगा, सफ़ेद। ये बात पूछा है अब की बार के एग्जाम में। चलिए साथियों अब क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत आसान है साथियों। जब अम्ल और भस्म, अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो और भस्म जो स्वाद में कड़वा हो, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो लवण और जल बनेगा, अर्थात उदास कर देगा, लवण और जल बनेगा। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोलिएगा साथ में सिंपल भाषा में कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वैसे अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं, या वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे साथियों HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसमें OH लगल रहेगा NaOH, यहाँ साथियों OH लगा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपको
ये दोनों आपस में जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। सिंपल है साथियों, यहाँ ये भी अम्ल और ये भी भस्म, अम्ल और भस्म। यहाँ H2SO4 यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर क्या है OH, ये OH लगा है तो ये भस्म होगा, अम्ल और भस्म रिएक्शन करके ये लवण और ये क्या बनाएगा, जल बनाएगा। लवण और जल आपस में, याद रखिएगा, अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करा करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। चौथा अभिक्रिया क्या है, अब लास्ट अभिक्रिया है, एक और अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। साथियों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो। जैसे पेड़ पौधा जो है वह किसके संपन्न में भोजन बनाता है, तो प्रकाश के उपस्थिति में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो माने प्रकाश और केमिकल माने रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। साथियों, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का मिश्रण है ना प्रकाश में रखते हैं तभी आपस में ये संयोग करता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तभी रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा जब ये प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों को रखिएगा तब ये बनेगा, ठीक ना। ये मतलब HCl 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो साथियों क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बहुत आसान है साथियों, ऑक्सीकरण और अवकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी तत्व या यौगिक से किसको जोड़े, ऑक्सीजन को जोड़ने की काम करे, और किसको साथियों, हाइड्रोजन को रिमूव करे, हाइड्रोजन यहाँ से निकाले। क्या करे, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता हो और उसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन अगर निष्कासन हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, अगर कोई तत्व या यौगिक से समझ लीजिए ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण। आदि दूसरा व्यू देखिएगा, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। और तीसरा हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर साथियों ग्रहण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, वह ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हम एक लाइन समझाते हैं साथियों, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से जुट रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सल्फर ऑक्सीजन से जुट रहा है तो सल्फर क्या, सल्फर ऑक्साइड कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन एक व्यू और देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ वही बात है, कार्बन संयोग करके ऑक्सीजन के, कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसी तरह से यहाँ पर 4HCl है साथियों, यहाँ HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन आगे जो देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड, Mn मैग्नीज ऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो Mn मैग्नीज क्लोराइड तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों, और ये ऑक्सीजन से और ये हाइड्रोजन से क्या बन गया, जल बन गया, जल बना। और यहाँ Cl2 क्या हो गया साथियों, Cl2 अलग हो गया। तो यहाँ देखने वाली बात है साथियों, जहाँ HCl था यहाँ HCl से ये H को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब इस क्लोरीन से H को यहाँ मैग्नीज ला दिया गया है। लेकिन यहाँ मैग्नीज हाइड्रोजन ना हो करके कौन चीज़ हो गया, मैग्नीज आया है, मतलब यहाँ से समझ लीजिए क्लोरीन के जगह से, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया है, इसीलिए कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब समझ लीजिए साथियों, HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब साथियों अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अपोजिट समझिए, जो बात आप समझ रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ऑक्सीकरण में। अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, किसका संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। उल्टा वहाँ पर ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, लेकिन अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन।
तो अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। साथियों हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ देखिए साथियों, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो इसीलिए यहाँ कहेंगे हम कौन सी, क्लोरीन का अवकरण हुआ, क्लोरीन का अवकरण हुआ। यहाँ क्लोरीन ने हाइड्रोजन से जुटा है, इसीलिए किसका अवकरण हुआ, क्लोरीन का। अब फिर हम दूसरा देख रहे हैं यहाँ CuOH2O। पहले तो देखिए साथियों, इसमें इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO को क्या कहेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और H2 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। ये इसमें देखिएगा कि CuO अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हुआ, इसका क्या हो गया, अवकरण हुआ, क्या हुआ, अवकरण, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से निकल रहा है। लेकिन एक और बात बताइएगा, इस H2O में अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन था अकेले, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब तो H2O का क्या, इस H2O को बोलेंगे ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड से साथियों क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या होगा यहाँ पर इसको कहेंगे अवकरण हुआ। साथियों अब पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। आपने जो पढ़े थे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अलग अलग पढ़े थे। अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीकरण भी नज़र आवे और अवकरण भी नज़र आवे, तो उसको हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया साथियों। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स। फिर से सुनिएगा साथियों, उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इस बात को वहाँ पर भी चर्चा किए थे कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा, निष्कासन, तो इसको कहेंगे अवकरण। और यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो यहाँ इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। एक साथ जब दो काम हो रहे हैं तो उससे कहेंगे यही बात यहाँ पर लिखल है साथियों, इसको पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ से H2 हाइड्रोजन यहाँ पहले से था, क्या था, जो H2S के साथ में इस सल्फर में हाइड्रोजन पहले से है, लेकिन यहाँ देखिए सल्फर अकेले है, तो इसका मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग, हम एक बात को लिखते हैं साथियों, ऑक्सीजन का संयोग H का निष्कासन, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो याद रखिएगा ये है ऑक्सीकरण। क्या है साथियों, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अगर इसी का उल्टा करिए, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन अगर रहे तो इसको कहेंगे हम लोग अवकरण। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ क्लोरीन अकेले था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जुट गया, तो हाइड्रोजन जुटेगा तो इसको अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है साथियों। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसको, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव एक साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाता है, VBI है साथियों। अब अवकारक साथियों, वे पदार्थ जिसका अवकरण हो, उल्टा वे पदार्थ जिसका अवकरण हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुट करके यहाँ क्या करता है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अच्छा, ऑक्सीकारक का एक और बात है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करे उसे भी ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे अवकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन प्राप्त करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक है। वे पदार्थ यहाँ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त करता है, यहाँ हाइड्रोजन
ऑक्सीजन प्राप्त करता है, प्राप्त कर ऑक्सीकृत होता है, इसीलिए यह कहेंगे हाइड्रोजन अवकारक है। अच्छा, ऑक्सीकरण का कई उदाहरण हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण का हम कुछ नाम बताते हैं साथियों। जैसे ऑक्सीकारक कौन कौन है, तो आपको O2 क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक, O3 ओजोन ऑक्सीकारक होगा। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ऑक्सीकारक होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO2, ये नाइट्रिक अम्ल आपको क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। पोटासियम पर मैग्नेट ऑक्सीकारक होगा। ठीक है साथियों। लेड ऑक्साइड मतलब PbO2, ये लेड ऑक्साइड आपको ऑक्सीकारक होगा। अवकारक कौन होगा, तो वे पदार्थ अवकारक के हम बारे में बताते हैं साथियों। आपको हाइड्रोजन अवकारक होगा H2, उसके बाद है ना H2SO, ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ये अवकारक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक होगा। ठीक है साथियों। अब कार्बन आपको अवकारक होगा। अच्छा साथियों, भोजन का पचना एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। भोजन देखिएगा दुर्गंधित हो जाता है, ये भी एक तरह का क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। धातुओं का संक्षारण मतलब जंग लगना भी क्या है एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। दहन की क्रिया, दहन जो होता है आग जो लगता है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया साथियों। अब आइए दहन और ज्वाला। दहन को कहते हैं कम्बूशन। अब देखिए किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लग सकता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा प्राप्त हो और प्रकाश की उत्पत्ति हो, तो इस क्रिया को जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, दहन कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में ऊष्मा भी देता है और साथ में रोशनी भी देता है, प्रकाश भी देता है। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं। थोड़ा सा ही बता देते थे गर्मी मिलता था, लेकिन ये नहीं बताते थे ऊष्मा भी देता है। तो कोई पदार्थ अगर जलेगा तो निश्चित है ऊष्मा देगा ही। अब दहन की दृष्टि से पदार्थ, दो पदार्थ के दहन, आग लगेगा तो आग लगने की दृष्टि से पदार्थ भी दो तरह के, एक दहनशील एक ज्वलनशील। एक दहनशील साथियों, एक ज्वलनशील। दहनशील जिसमें आग लग जाए, ज्वलनशील जिसमें आग लग जाए, और दहनशील ओ लग जाए नहीं तो समझ जाइएगा नहीं, जो काम दहनशील हो करेगा वो अदहनशील नहीं करेगा। तो आप समझिए दहनशील जिस पदार्थ में का दहन होता अर्थात जलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कागज़, पुआल मतलब जो लार्व सब होता है, लकड़ी, ये सब क्या है दहनशील पदार्थ है। और दहनशील पदार्थ क्या है, वे जिस पदार्थ का दहन नहीं होता है, जो जल नहीं सकता है, जैसे पत्थर, बालू, लोहा, ये सब जल नहीं सकता, तो कौन पदार्थ होंगे, वो दहनशील पदार्थ। परीक्षा में पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन अदहनशील पदार्थ है, वो दहनशील पदार्थ है। तो है न कागज़, पेट्रोल, है न बालू और है न क्या डीजल। तो क्या होगा आंसर आपका, बालू होगा आंसर, क्योंकि बालू अदहनशील है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं साथियों, आप कोई पदार्थ में आग लगेगा तो वह पहले क्या होगा, गर्म होगा। वो इतना गर्म होगा कि गर्म होने के बाद उसमें कुछ मैक्सिमम जो पार्ट है वो गर्म जलने पर होगा, वह कुछ किसी न किसी ताप पर ऐसा आएगा जो आग लग जाए, आग पकड़ लेगा। वैसा गर्म जो हाँ वह आग लग जाए यानी जलना प्रारंभ करता है। जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर कोई पदार्थ अगर जलना प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कागज़ को आप क्या करिए, थोड़ा देर दहन के पास रखिए या माचिस की तीली के पास रखिए, वह तुरंत थोड़ा सा ही गर्म होने पर उसमें क्या हो जाता है, आग पकड़ लेती है। लेकिन लकड़ी को रखिए थोड़ा देर नहीं पकड़ेगा, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा, फिर आपको है ना लकड़ी में आग पकड़ेगा, है ना वह दहन करना शुरू होगा। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देती है
क्या कर देती है, जलना प्रारंभ कर देती है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब ज्वलन ताप दहन जो होगा, दहन के लिए कई शर्त है। जैसे दहन के लिए दहनशील पदार्थ होना चाहिए, बालू गिट्टी रहेगा तो उसमें तो दहनशील और दहनशील पदार्थ में आग लगेगा नहीं, जलने वाला वस्तु होना चाहिए तभी आग लगेगा। दूसरा, दहनशील के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, जैसे लकड़ी को जलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक आग के पास रहना पड़ेगा तब जलेगा। और अगर कागज़ है, पेट्रोलियम में है, तुरंत आग लग जाता है। दहन की क्रिया के लिए हम पहला का व्याख्या करते हैं साथियों। पहला का व्याख्या क्या होगा, दहन की क्रिया के लिए दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है और दहनशील पदार्थ नहीं हो सकता है, पदार्थ में दहन नहीं हो सकता है। पदार्थ के दहन के लिए पोषक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। किसकी उपस्थिति अनिवार्य है साथियों, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पदार्थ का दहन नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थ का दहन नहीं हो सकता है। जब तक कोई पदार्थ उसका ज्वलन ताप नहीं मिलता है, पदार्थ जलना प्रारंभ नहीं करता, इसलिए दहन के लिए उसका ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। अब ज्वलन ताप के प्रकार, प्रकाशहीन और प्रकाशमान, प्रकाशहीन और प्रकाशमान, यानी अप्रदीप्त और प्रदीप्त। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है, लेकिन इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। जैसे स्टोव का मतलब प्रकाशहीन या अप्रदीप्त, जैसे उसमें आग तो लगेगा लेकिन आग में गर्मी भी होगी, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन आपको रोशनी नहीं करेगा। और उसमें जो भी है उसमें पूरा दहन होता है। जैसे आप घर में देखते होंगे गैस जो जलाते हैं आप लोग का जो है ना, स्टोव की बत्ती अर्थात गैस चूल्हा में जो आग लगता है, गैस चूल्हा में जो आग देखते हैं वहाँ गैस क्या होता है, पूर्ण गैस ईंधन के रूप में एलपीजी गैस है। एलपीजी जो गैस है उनका वो पूरा जलता है, ऐसा एक रत्ती भी कचरा वो तो छोड़ता नहीं है। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का राख तो आपको मिल जाएगा, राख बचता है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या है, एलपीजी गैस में पूर्ण जलेगा, वो पूरा आग लगेगा, उसका एक रत्ती कचरा नहीं बचेगा, एक फायदा है। और ये निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। इस तरह के आग को हम लोग कहते हैं प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला, जो रोशनी नहीं करेगा लेकिन टेम्परेचर ईंधन का पूर्ण दहन होगा, एक इस प्रकार का होगा। अच्छा, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। जैसे आप लोग है क्या करिए साथियों, जैसे दीपक ले लीजिए। दीपक में क्या होता है, तेल तो जलता है लेकिन उसमें जो रुई पूर्ण नहीं जलता है, उसमें रोशनी आपको पूरा होता है। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है, पीला होता है। जैसे लैंप की बत्ती, मोमबत्ती से उत्पन्न ज्वाला, लैंप की बत्ती मोमबत्ती से उत्पन्न ज्वाला। मोमबत्ती के ज्वाला के मुख्य 3 भाग होते हैं। जैसे ही मोमबत्ती है साथियों, तो मोमबत्ती के यहाँ 3 भाग होंगे। क्या भाग होंगे साथियों, 3 भाग। तो आपको हम 3 भाग दिखाते हैं साथियों। इसमें कौन कौन है, आपको इनका यहाँ क्या भाग होता है, 3 भाग। तो आपको यहाँ देखिए एक ही भाग है साथियों, एक हम और दिखाते हैं साथियों, एक और ये आपको चलिए साथियों, केंद्रीय मंडल। मोमबत्ती के 3 भाग होते हैं, एक प्रकाशहीन मंडल, एक प्रकाशमान मंडल, एक केंद्रीय मंडल। यह बत्ती को घेरे रहता है। जो बत्ती को केंद्रीय मंडल, जो ये मोमबत्ती का जो रस्सी होता है वो रस्सी को घेर ले रहता है। उस आग को गौर से देखिएगा, इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है। यह रंग किस रंग का होता है, नीला रंग का। कौन सा रंग का होता है, नीला रंग का। और ज्वाला के इस मंडल में ताप कम रहता है। यहाँ जो केंद्रीय मंडल में ज्वाला का ताप क्या होता है, कम होता है साथियों। अच्छा, प्रकाशमान जो मंडल है, प्रकाशमान मंडल, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ये बीच वाला भाग जो ये आप देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग है, ये ज्वाला का
ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसका रंग पीला होता है और ये ज्वलन ताप मृदुल होता है, ना कि ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मृदुल होता है। और सबसे अंतिम है प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम का वाष्प पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। आपको हम 3 बनाते हैं, 3 जगह। ये आपको केंद्रीय मंडल, ये मोमबत्ती को घेर ले रहेगा, ठीक है साथियों। अब हम बताते हैं, ये जो दूसरा है ये आपको हो जाएगा सबसे बड़ा, क्या हो जाएगा साथियों, हम बता रहे हैं ये मोमबत्ती का रस्सी है और ये आपको हम बता रहे हैं ये जो आपको कौन है, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। और लास्ट जो है मंडल, याद रखिए साथियों, लास्ट जो मंडल है वो प्रकाशमान मंडल है, प्रकाशहीन मंडल है। और इसमें जो है ना पूर्ण दहन होगा, ये पूर्ण दहन होगा, अर्थात समझ लीजिए साथियों इसमें ज्वाला का जो भी है वाष्प वियर सब बन जाएगा, मतलब यहाँ पर वाष्प का पूर्ण दहन होता है साथियों। यहाँ पर यह ज्वाला का प्रकाशहीन मंडल है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति, यहाँ बाहरी भाग में ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। जय हिंद साथियों, आज का सेवा समाप्त, द एंड। अब हम लोग को सुन लीजिए साथियों, अब हम लोग को एक बात बचा है, संतुलित और असंतुलित करने के लिए सीखना। इस चैप्टर में संतुलित करने के लिए सीखना है, संतुलित करने के लिए सीखना है। दूसरा जो साथियों हम लोग को क्या सीखना है, दूसरा हम लोग को सीखना है कि यहाँ पर साथियों दूसरा हम लोग को सीखना है, हम बताते हैं दूसरा साथी, यहाँ से क्वेश्चन आंसर सीखना है। क्वेश्चन आंसर जैसे हम पूछेंगे कि आप बताइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है। हम कहेंगे साथियों आप बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह का सवाल पूछेंगे, है ना। अब एक बात है सर, देखिए तो द्रवित पेट्रोल गैस जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, एलपीजी गैस क्या होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है, एथेन का मिश्रण होता है साथियों। प्रोपेन ब्यूटेन एथेन। आगे जो पढ़ेंगे चौथा चैप्टर कार्बन और इनका यौगिक, इसमें ब्यूटेन कैसे बनता है, प्रोपेन कैसे बनता है, एथेन कैसे बनता है, इनके जानकारी बनाए रहेंगे। लेकिन एलपीजी गैस में जो आपके घर में सिलेंडर होगा उज्ज्वला का या है ना भारत गैस या एचपी का, तो उसमें 3 गैस का मिश्रण होगा, एक ब्यूटेन, एक प्रोपेन, एक एथेन। लेकिन इसका मुख्य जो अवयव है पूछा जाएगा एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है साथियों, सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ब्यूटेन। क्या रहेगा, ब्यूटेन, याद रखिएगा साथियों। अब ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तेजी से गति से जलकर अधिक उष्मा देती है और एलपीजी गैस का एक अच्छा ईंधन कहा जाता है। एलपीजी गैस को एक अच्छा ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कचरा नहीं बचता। जैसे कोई आप लकड़ी जलाइएगा तो उसमें कचरा मिल जाएगा, पुआल जलाइएगा तो कचरा मिलेगा, लेकिन और यहाँ यह ना एलपीजी गैस में कचरा नहीं मिलता है, इसीलिए अच्छा ईंधन है। और यहाँ ईंधन का पूर्ण दहन होगा। ईंधन मतलब जैसे यानी गैस जो निकलेगी वो गैस का पूरा दहन होगा। इसका देखिए यहाँ क्या है, 2 गो ब्यूटेन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये जब ब्यूटेन गैस ज़्यादा अगर हम बताएं तब ये एलपीजी गैस में क्या होगा, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। याद रखिए 4 कार्बन और 4 दूनी 8 2 10, यहाँ C4H10 ये ब्यूटेन का सूत्र है। और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड और 10 जल और उष्मा ये देता है। एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए ग्राहक को दिया जाता है और यह विशेष प्रकार के से बंद रहती है। जब निकलती है, मतलब जब गैस निकलती है तो इसे मालूम करने के लिए, मान लीजिए सिलेंडर फट जाए या सिलेंडर से गैस निकले जाए तो हमको ब्यूटेन गैस या एलपीजी गैस में कोई सेंट नहीं होता है, ये गंधहीन होता है।
लेकिन इसको गंध देने खातिर अगर मान लीजिए सिलेंडर से गैस निकल रहा है, सिलेंडर से गैस निकल रहा है, लीकेज कर रहा है तो हमको पता नहीं चलेगा, जब महकवे नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा, और बासंयोग माचिस बारेंगे तो पूरा घर में आग लग जाएगा। इसी से बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक गैस बनाया है, उसका नाम है एथाइल मरकेप्टेन। एथाइल मरकेप्टेन क्या है नाम साथियों? एथाइल मरकेप्टेन। और एथाइल मरकेप्टेन बहुत ख़राब गंध है और उसको गैस में मिला दिया गया है, जिसके वजह से अगर गैस लीक करता है तो हम लोग को तुरंत मालूम पड़ता है और जान लेने वाली घटना से हम लोग बच पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का सेवा समाप्त साथियों।